हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हम देखेंगे रेट ऑफ मेजर्स, फिर नॉर्मल टेंजेंट क्या होता है, उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है, फिर मोनोटोनिक फंक्शंस कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, और फिर उसके बाद 3-4 टॉपिक्स और हैं जो जिन पर क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। तो ये वाला टॉपिक हम करेंगे 2 वीडियोज़ में, ठीक है। छोटी छोटी 2 वीडियोज़ होंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे रेट ऑफ मेजर और नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर। इसका क्या मतलब है? एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रेट की बात होगी तो वो होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यदि मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो दर होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा टाइम होगी। तो हमें जो एरिया है उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो रेडियस को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमें एक सर्कल दिया हो और हमसे बोला हो कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है और इंक्रीज कर रही है, तो उसका एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा, मतलब किस रेट से इंक्रीज करेगा। या फिर जब रेडियस डिक्रीज करती है तो एरिया किस स्पीड से डिक्रीज करेगा, किस रेट से डिक्रीज करेगा। या फिर एक स्क्वायर दिया हो और स्क्वायर की साइड दे दी हो a, जब a इंक्रीज करता है, मतलब जो उसकी साइड है वो इंक्रीज करेगी, तो उसका एरिया किस स्पीड से, किस रेट से इंक्रीज करेगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर कुछ भी आ सकता है, डब्बा बना लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है सर्कल के एरिया में विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। अब मैंने आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में एक टाइप के क्वेश्चंस कराए थे कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। कैसे किया था? हमने एफ ऑफ एक्स को पहले डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जी एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया था। बस ऐसा ही इसमें भी होगा। हम पहले एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें रेट निकालना है, फिर उसे डिवाइड करेंगे रेडियस को डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और यहां से डी टी कटेगा, फाइनल आंसर आएगा डी ए अपॉन डी आर। मतलब हम डायरेक्ट आर के सापेक्ष, आर के रिस्पेक्ट में एरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एरिया क्या है? एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो इसे डिफरेंशिएट करो आर के सापेक्ष, क्या आएगा? 2 पाई आर। और कहाँ निकालना है हमें? आर की वैल्यू है 5, फाइनल आंसर हमारा आएगा 10 पाई। लेकिन क्या है हमारा फाइनल आंसर है? फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं है। क्योंकि ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बी ऑप्शन होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होगा सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ऑप्शंस ये तो सेम होंगे पर यूनिट चेंज कर देंगे। तो इसकी यूनिट क्या आएगी आप तो ये बताओ। देखिए, जब हमने एरिया को डिफरेंशिएट किया तब यहां पे यूनिट क्या आई? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जब हमने आर को डिफरेंशिएट किया, रेडियस को, तब आई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गया, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर है? बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल आंसर ये होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। और ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया, क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया में परिवर्तन की दर निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मत काट देना। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हमें निकालना है उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा यदि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ आया?
कि किसी घन का आयतन इंक्रीज कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड से। हमें बताना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस रेट से इंक्रीज करेगा यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो लिखो जो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज, वो दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो टी के सापेक्ष, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है डी वी अपॉन डी टी की 9 इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। तो यहां से हमें डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई 3 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आएगा? 12a डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है ना, डिफरेंशिएट। तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू रखो जो भी हमने निकाली। तो यह है 3 अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए गया। अब ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू दी हुई है 10, तो क्या आ रहा है 36 अपॉन 10। तो फाइनल आंसर आ गया 3.6। यूनिट क्या आएगी? सरफेस एरिया में निकालना है रेट ऑफ चेंज टाइम के सापेक्ष, तो क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए फाइनल आंसर क्या है? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि किसी लेक में जब हम कोई पत्थर डालते हैं तो पत्थर डालने के बाद जो वेव बनती है, ऐसी वेव बनती है ना, ये जो वेव है ये इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब इसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमसे पूछा है कि उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा यदि उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ गए? मतलब जो वेव बनती है ये सर्कल बनाती है ना, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उसका एरिया, सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा? जब हम लेक में पत्थर डालते हैं तो ऐसे ही होता है। पहले लिखते हैं कि दिया क्या है, हमें दिया है डी आर अपॉन डी टी। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है उसके एरिया में परिवर्तन की दर। एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसे डिफरेंशिएट करो टी के सापेक्ष, तो क्या आएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है 4, क्या आएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4 दी हुई है और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 10, क्या आ रही है 80 पाई। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 80 पाई। लेकिन यूनिट क्या आएगी और एरिया में हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, जैसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से, और जो उसकी विड्थ है जिसे वाई से डिनोट किया है वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से। हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हमें बताना है उसके पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज और एरिया में रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन समझ आया? एक आयतन है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हमें बताना है परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखो। क्या दिया हुआ है? हमें दिया है लेंथ में परिवर्तन की दर, मतलब लेंथ को है एक्स से डिनोट किया है, तो डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है। डिक्रीज कर रही है इसलिए हम लिखेंगे -3। जब भी डिक्रीज करती है तो हम माइनस से डिनोट करते हैं, और इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव। जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, जो कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। ठीक है, हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स और वाई से डिनोट किया ना लंबाई चौड़ाई को, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, और एरिया है एक्स इंटू वाई। पहले हम निकालेंगे डी पी अपॉन डी टी, मतलब परिमाप में परिवर्तन की दर, पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज। क्या आएगा? डिफरेंशिएट करो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ से। 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है -3 प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 2। फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा? फाइनल आंसर है -2।
अब -2 आया, पेरीमीटर की वैल्यू माइनस में तो होती नहीं है, -2 आया, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो 2, अब इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट आ रही है सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट में चल रही है ना यूनिट, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका जो पेरीमीटर है ना वो, माइनस का मतलब ये, ठीक है, पेरीमीटर माइनस में नहीं होता, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि वो डिक्रीज हो रहा है। अब एरिया निकालते हैं, तो dA/dt, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करा, प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करा, तो x dy/dt की वैल्यू हमने 2 रखी। अच्छा, x की वैल्यू रखते जाओ, क्योंकि x और y की वैल्यू दी हुई है ना, x की वैल्यू दी हुई है 10 इंटू dy/dt की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू dx/dt की वैल्यू दी हुई है -3, 20 - 18, फाइनल आंसर है हमारा 2, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की स्पीड से। मिनट में इसको की रेट वो चल रहे हैं यूनिट, तो दोनों आप समझ गए। पेरीमीटर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव है इसका मतलब कि वो डिक्रीज कर रहा है, और एरिया तो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया होगा? दोनों क्लियर हो गया? तो अब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि स्फीयर है जिसकी रेडियस चेंज हो रही है 1/2 पाई की दर से। यदि उसकी रेडियस 5 है तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा? क्वेश्चन समझ आया? एक गोला है जिसकी त्रिज्या समय के साथ बदल रही है 1/2 पाई की दर से। यदि उसकी त्रिज्या 5 है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा? तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है dr/dt 1/2 पाई। हमें निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आपको फॉर्मूले वैसे याद होना चाहिए फिर मेंसुरेशन के, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी मेंसुरेशंस के फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसमें रेट ऑफ चेंज निकालो, क्या आएगा? 8 पाई r dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू रख दो, 8 पाई r, अच्छा r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू 5 दी हुई है, इंटू dr/dt की 1/2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 8 गया 4, फाइनल आंसर क्या आया? 20। यूनिट क्या आएगी? एरिया में है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी इसी में दिए हुए। आंसर आ गया ए। क्लियर हो गया? आसान था ये तो सवाल, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। समझ आ गया? तो फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है y = f(x), कैसा भी ग्राफ हो सकता है। इस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, स्पर्शरेखा। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगी जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। टेंजेंट की परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पर एक लाइन जाएगी जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल समझ गए? अब हमसे पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उसकी इक्वेशन बताओ, या फिर इस पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ की गई है उसकी इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन कैसे बताएंगे? तो किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है स्लोप m, और दूसरा है पॉइंट। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट P, x और y। अब पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ है, इसकी इक्वेशन बताइए, तो पॉइंट हमें दिया होगा, हमें स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप कैसे आएगा? तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, और जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद उस इक्वेशन में वो पॉइंट को पुट करेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा स्लोप। ये स्लोप आएगा टेंजेंट का, ठीक है। मान लीजिए हमने टेंजेंट का स्लोप आया m1। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी पढ़ते हैं कि यदि 2 लाइंस परपेंडिकुलर है,
90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और यदि एक लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1/m1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइनों का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लाई होता है -1। तो यहाँ से m1 इक्वल टू क्या आएगा? -1/m2। तो बस हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप आएगा तो नॉर्मल का अपने आप आ जाएगा इस इक्वेशन से, m1 इक्वल टू -1/m2। तो हम देखते हैं स्लोप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया है। ये मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू f(x) का, और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये लाइन ध्यान रखना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। dy/dx ये स्लोप नहीं होता। जब हम पुट करते हैं वो पॉइंट को, जो वैल्यू आती है पॉइंट पुट करने के बाद वो होता है स्लोप, ठीक है ना। dy/dx अकेला स्लोप नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम पॉइंट को पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास स्लोप आएगा टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखना है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू आएगा -1, और m1 है टेंजेंट का स्लोप, m2 है नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, अब देखेंगे कि इक्वेशन कैसे निकलती है। हमारे पास स्लोप तो आ गया, पॉइंट हमें दिया हुआ है, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी मिल गया। अब इक्वेशन कैसे बनती है? किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? यदि हमें स्लोप m और पॉइंट दिया हो x1 y1, तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन होती है लाइन की। तो जब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे आएगी? y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट x1 y1 है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। और जब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। बस इन दोनों इक्वेशन से, मतलब इस फॉर्मूले से दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ तो फिर अब ये क्वेश्चन करो। हमें किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। वो कर्व कैसा है, कैसा दिखता है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस इक्वेशन से मतलब है। हमारे पास इक्वेशन है और एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ हुई है, तो हमें उनकी इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट। पॉइंट है हमारे पास, स्लोप निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? वो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने से आएगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करो। क्या लिखा हुआ है? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 0। तो dy/dx निकालो, क्या आएगा? 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा? वो आएगा -2/3 x की पावर -1/3 अपॉन 2/3 y की पावर -1/3, यही आएगा। तो ये तो dy/dx आया। हमें निकालना है dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट है 1 1, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? ये पूरा 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो क्या आएगा फाइनल आंसर? -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? m1 इंटू m2 होता है -1, तो यहाँ से m2 आ गया 1, जो कि है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब दोनों की इक्वेशन निकाल दो। पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1 क्या है? ये x1, ये y1 है। y1 है 1 इक्वल टू m1 है -1, x माइनस x1 क्या है? 1। तो यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रही है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या आएगा? y माइनस y1, y1 है 1 इक्वल टू
m2 क्या है, m2 है 1, x माइनस x1। तो यहाँ से इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हो x इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे किया? इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे और स्लोप आ गया तो बस इक्वेशन से हम दोनों की इक्वेशन निकालेंगे ये वाले फॉर्मूले से। और क्वेश्चन स्लोप का भी आ सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन स्लोप के आते हैं कि इक्वेशन दी हुई है, कर्व की इक्वेशन है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या आएगा टेंजेंट का, और इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा। ठीक है, कैसे निकालना समझ आ गया? बढ़ते आगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना है। पहला पॉइंट है, जब dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब स्लोप की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। मतलब जब भी स्लोप की वैल्यू 0 आएगी तब हम कहेंगे टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि बोला जाए कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो 0 हो गया। अब इसका लॉजिक क्या है? जो स्लोप होता है उसकी एक मीनिंग और ये भी होता है कि स्लोप एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनाता है उस एंगल पर टेन थीटा की वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप। ये मैंने एक बार आपको बताया भी था कि स्लोप का मतलब टेन थीटा भी होता है। जो स्लोप एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनाता है उस एंगल पर टेन थीटा की वैल्यू को हम कहते हैं स्लोप। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? टेन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। टेन 0 0 होता है ना। अब थीटा की वैल्यू 0 मतलब एंगल 0 कब होगा? जब ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल होगा तभी तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इसका लॉजिक यही है कि जब भी स्लोप की वैल्यू 0 होगी मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल टू हो जाए इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। इसका लॉजिक भी यही है कि थीटा की वैल्यू क्या रखें कि टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो थीटा की वैल्यू π/2 रखने पर टेन π/2 होता है इनफाइनाइट। तो मतलब जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर हो गई एक्स एक्सिस पर, क्योंकि थीटा जो है वो π/2 बन रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पर जब भी dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल टू आ जाए इनफाइनाइट, मतलब स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब भी स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे कि टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, या फिर टेंजेंट पैरेलल है इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। और यदि बोला जाए कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो गया, मतलब उसकी स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? बढ़ते आगे। ये क्वेश्चन करिए फिर। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है और t की वैल्यू दी हुई है π/2। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालना है मतलब पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। और पैरामेट्रिक इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताया। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy बाई डी टी निकालो, डिफरेंशिएट करो y को, क्या आएगा? a cos क्यूब टी है तो 3 cos स्क्वायर टी, और cos टी का क्या होगा? माइनस साइन टी। ठीक है, पॉज करके आप भी सॉल्व करिए इसे। फिर x को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है? a बाकी 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का होता है cos टी। तो एक cos से एक cos गया, पर साइन से एक साइन गया, और 3a से 3a गया। क्या बच रहा है? माइनस cos टी, ये cos है, माइनस cos टी अपॉन साइन टी। तो आ गया हमारा माइनस cot टी। ये आया है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मतलब स्लोप क्या आएगा उस पॉइंट पर? तो t की वैल्यू रख दो π/2, तो cot π/2 क्या होता है? 0। तो 0 आ गया हमारा स्लोप की वैल्यू। तो स्लोप की वैल्यू 0 आ गई, इसका क्या मतलब होगा? अभी बताया कि टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब स्लोप आ गया, अब पॉइंट चाहिए तभी तो इक्वेशन आएगी। पॉइंट कैसे आएंगे? पॉइंट आएंगे x में हम t की वैल्यू रख देंगे और y में t की वैल्यू रख देंगे तो पॉइंट आ जाएंगे। तो एक एक करके रखते हैं। x में t की वैल्यू रखिए a साइन क्यूब π/2,
पाई बाय 2 होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई a, तो यहाँ से हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया a। अब y की वैल्यू रखो, y में वैल्यू रखो a, cos क्यूब t की वैल्यू है पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। पॉइंट आ गए हमारे पास a और 0। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? अब या तो उसी फॉर्मूले में रख दो, क्या था, y माइनस y1 क्या है 0 इक्वल टू स्लोप क्या आया, वो 0 आया, x माइनस x1 क्या है हमारा, x1 है a, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0। तो या तो ऐसे कर लो या फिर विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज कैसे करोगे? हमारे पास m की वैल्यू आई है 0, स्लोप 0 आया, और पॉइंट क्या आए हैं, पॉइंट आए हैं a0। पॉइंट a0 कहाँ पर होते हैं, ये x एक्सिस पर ही होते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, तो यहाँ कहीं पॉइंट हमने मान लिया a0। अब ये पॉइंट जो है वो a0 है, और m इक्वल टू 0 आया, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब जो हमारा टेंजेंट है वो x एक्सिस ही होगा। समझ आया? जो हमारा x एक्सिस है वही हमारा टेंजेंट है, इसलिए हमारी लाइन की इक्वेशन आई है y इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो या तो आप एल्जेब्रिक मेथड से करो या फिर ग्राफिकल मेथड से, जो आपको ठीक लगे उस मेथड से कर सकते हो, है ना। आंसर दोनों में सेम आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें कर्व दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दी है, हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है इस पॉइंट पर। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2। तो डिफ्रेंशिएट करो, ध्यान से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। पॉज करो, सॉल्व करो। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख ले रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही किया करें, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ब्रैकेट हटा के ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब y डैश कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाकी उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब इसे नीचे ले जाते हैं तो यहीं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से हमारे पास वाई डैश की वैल्यू आ गई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1, तो वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू माइनस 1, तो वैल्यू रखने पर ऊपर आ रहा है -3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 और 1 मतलब 3 माइनस 1, तो -2 अपॉन 2। फाइनल आंसर हमारा आ रहा है -1, कौन सा, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया, आपका आंसर भी डी आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इसमें 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है पॉइंट 0 0 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये तो y दिया हुआ है, तो y डैश क्या आएगा, कोशिएंट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज 4 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। तो एक्स वाई की जगह 0 0 रखो, तो ये 0 हो गया, ये ऊपर बचा 4 माइनस ये पूरा ही 0 हो गया, और नीचे आ गया 1। फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें किसी कर्व का टेंजेंट, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है वो बताना है, मतलब हमें एंगल निकालना है, और हमें स्लोप की वैल्यू दे दी गई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है -1। अब स्लोप की वैल्यू दे दी गई है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू दे दी गई है -1। अब हमने टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एंगल बताना है, और टेन थीटा से एंगल पता चलेगा। टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 135 होती है, और 135 को और क्या लिखा जा सकता है, 3π/4। तो आंसर आ गया सी। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो टेंजेंट है 135 का एंगल बना रहा है,
हमने बनाया ये टेंजेंट, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। अब एक डायरेक्शन होगा ऐसा जिससे हम एंगल ऐसे डिनोट करेंगे, और एक डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो इस साइड से क्लॉकवाइज होता है वो होता है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बताना था, इसलिए हमारा आंसर है 135, और 135 डिग्री पर ही टेन थीटा की वैल्यू होती है -1, तो आंसर आ गया 3π/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर टिक करो। इसमें हमें निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और एक कर्व दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दे दी है, पॉइंट भी दे दिया। अब हिंदी में देखो नॉर्मल को इन्होंने सामान्य लिख दिया, मतलब हद है। चलो निकालो इसका dy/dx निकालो, हमें नॉर्मल का निकालना है, ठीक है। तो पहले स्लोप आएगा टेंजेंट का, तो dy/dx क्या आएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x + 3, तो ये आया dy/dx। तो dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, वैल्यू रखो -4 + 3, तो आंसर आया -1। तो ये स्लोप आ गया टेंजेंट का, तो ये टेंजेंट का स्लोप है, तो उसका नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो वो होगा 1, m1 × m2 बराबर -1 होता ना, तो हमारा जो नॉर्मल का स्लोप आ गया 1, तो आंसर नंबर मतलब बी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें नॉर्मल की इक्वेशन बताना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे, पहले dy/dx निकालो, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy/dx = 0 - 2x, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -x/y, और पॉइंट क्या है 1 1, तो dy/dx एट दैट पॉइंट पे क्या आएंगे, 1 1 पे आएगा -1। तो ये आए हैं स्लोप टेंजेंट का, लेकिन हमें निकालना है नॉर्मल के बारे में, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा 1, और पॉइंट क्या है 1 1, तो इक्वेशन क्या आएगी y - y1 = 1 × x - x1, तो यहाँ से इक्वेशन आ रही है x - y = 0। कौन सी इक्वेशन है, x - y = 0, डी। समझ आ गया। जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि ये पहले स्लोप आता है हमारा टेंजेंट का, तो ऐसा ना कि टेंजेंट के स्लोप से ही आप इक्वेशन बना दो, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ मत करना। ध्यान रखना निकालना क्या है नॉर्मल, डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्लोप आता है वो आता है टेंजेंट का, टेंजेंट के बाद हम निकालते हैं नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और वैल्यू रखना है, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो वैल्यू नहीं रख रहे, इसी की बात अटक गई कि अब क्या करें, तो वैल्यू रखना ना भूलें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है और थीटा की वैल्यू दे दी गई है π/3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, वो अल्फा की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया कि जो स्पर्श रेखा मुझे टेंजेंट x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। अब ये एंगल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर यूज होगा टेन थीटा का, टेन थीटा मतलब स्लोप। स्लोप निकालिए, वो आएगा dy/dx से, dy/dx, और पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ क्या होगा, a का मल्टीप्लाई अंदर होगा इसमें, तो a + a cos थीटा, तो क्या आएगा -a sin थीटा अपॉन x को डिफरेंशिएट करो, अब a का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो a थीटा + a sin थीटा, तो इसका आएगा a + a cos थीटा। a ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है तो काट दिया हमने, थीटा की वैल्यू रख दो π/3, π/3 मतलब 60, तो sin 60 होता है √3/2, और माइनस चल रहा है अपॉन 1 + cos 60 होता है 1/2, वैल्यू तो याद होंगी ना आपको, और ये क्या होगा -√3/3, फाइनल आंसर हो रहा हमारा -1/√3। ये आ गया हमारा स्लोप जो कि है tan थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू ऐसे क्या रखें जिससे tan की वैल्यू आ जाए -1/3। tan -1/3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 150, 150 मतलब 5π/6, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। बाकी एंगल्स कैसे निकालते हैं, कैसे हम 5π/6 लिखा हमने, तो ये यदि आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, और पॉज करके खुद को भी सॉल्व करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है।
समझ आ गया होगा, इसे थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उस वीडियो में उसे देख लेंगे। तब तक के लिए